Hello students, today we are going to start one of the prominent lecture series in physics. मैं जानता हूँ कि लॉकडाउन के वक्त, लॉकडाउन के दौरान या लॉकडाउन के भी जो बाद में आप सब घर पे बैठकर बोर हो चुके होंगे, तो आज से हम 12th का फिज़िक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे आप गूगल क्लासरूम की हेल्प से एक्सेस कर पाएंगे। आज स्टूडेंट्स जो लेक्चर सीरीज़ है वो लेक्चर सीरीज़ केवल इंट्रोडक्शन होगा। इसमें हम देखेंगे कि फ़िज़िक्स क्या है और थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। माई सेल्फ मोहित पांचाल। इस सेशन को स्टार्ट करने के टाइम हम सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ फिजिक्स। Actually we are going to introduction to physics. So first question is what is physics. So first we have to learn what is physics. Just pause your video and think what is physics. Okay, so physics है क्या। अगर आप ध्यान से देखें, अपने आसपास देखें, तो जितनी भी चीज़ें आपको वर्क करती हुई दिखाई देगी, आपका पंखा चलता हुआ दिखाई देगा, लाइट चलती हुई दिखाई देगी, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये मैकेनिज्म है, ये पूरा फिजिक्स है। आपका चलना, आपका बैठना, आपका घूमना फिरना, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसके अंदर जितने फोर्सेस लगते हैं, वो सारी चीज़ें फिजिक्स हैं। इंद्रधनुष का बनना, प्रिज्म के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो उसका 7 रंगों में विभक्त होना, ये सारा फिजिक्स है। तो फिजिक्स है क्या। फिजिक्स नॉर्मली देखा जाए तो फिजिक्स एक बेसिक साइंस है स्टूडेंट्स। फिजिक्स कौन सा है, एक बेसिक साइंस है, सबसे फाउंडेशनल साइंस है फिजिक्स। ओके, सो आंसर क्या है, व्हाट इज़ फिजिक्स। केवल एक लाइन का आंसर है स्टूडेंट्स, ये आपको याद होना चाहिए। व्हाट इज़ फिजिक्स। फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ, फिजिक्स क्या स्टूडेंट्स, स्टडी है, स्टडी ऑफ नेचर and its phenomena. Physics is the study of nature and its phenomena. तो फिजिक्स स्टडी है, अध्ययन है। किसका अध्ययन करना है हमें स्टूडेंट्स, नेचर का। किसका अध्ययन, नेचर। नेचर मतलब प्रकृति, हमारे आसपास जो प्रकृति है उस प्रकृति का अध्ययन करना है कि वो कैसे काम करती है, क्यों काम करती है, और उसमें जितनी भी घटनाएं होती हैं वो क्यों होती है, कैसे होती है। जैसे स्टूडेंट्स देखें, दिन रात का होना ये एक प्राकृतिक घटना है ना। टाइड्स का आना फुल मून के टाइम पर, है ना। ज्वार भाटे का आना ये भी एक फिजिकल घटना है। तो इन सारी चीज़ों की जो स्टडी है, व्हाट इज़ फिजिक्स। फिजिक्स इज सिंपली द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमिना। ओके स्टूडेंट्स, सो फिजिक्स नेचर और उसके फिनोमिना की स्टडी है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगर अपन देखें ध्यान से, तो फिजिक्स में जितनी भी थ्योरीज होती हैं वो थ्योरीज डेवलप होने के 2 रीज़न होते हैं। सबसे पहले कोई भी थ्योरी आई है तो थ्योरी से पहले क्वेश्चन आया, है ना स्टूडेंट्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्वेश्चन पहले आया आंसर पहले आया, तो क्वेश्चन पहले आया। तो जितनी भी थ्योरीज जब डेवलप की गई तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उनके माइंड में कुछ क्वेश्चन आए। उनका जब आंसर की ढूंढने के लिए वो क्यूरियस थे, वो उत्सुक थे, तो जब उन्होंने आंसर ढूंढे तो वो आंसर ही क्या बन गए, थ्योरी बन गए। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो कोई भी थ्योरी डेवलप होने के पीछे 2 क्वेश्चन होते हैं। 2 क्वेश्चंस वर आस्क्ड बिफोर स्टार्टिंग एनी थ्योरी और लॉज। 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा व्हाई, क्यों। Why means क्यों। Why the nature is working, why the nature is working in this fashion। जो नेचर है, हमारी प्रकृति है, वो इसी तरह क्यों काम करती है। पहला क्वेश्चन हमने क्या पूछा स्टूडेंट्स, कि हमारा जो प्रकृति है वो इसी तरह से काम क्यों करती है। दिन के बाद में रात का होना, रात के बाद में दिन का होना, ये सारा नेचर के काम करने का तरीका है। कि हम क्वेश्चन में पूछना चाहते हैं क्यों, इस क्यों का आंसर ढूंढना है हमें। और दूसरा क्वेश्चन हम नॉर्मली पूछते हैं हाउ, कैसे काम करती है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ द नेचर इज़ वर्किंग। नेचर जो है, प्रकृति जो है, वो कैसे काम करती है। तो 2 क्वेश्चन के आंसर हमको ढूंढना है हर थ्योरीज के अंदर। पहला व्हाई एंड दूसरा हाउ, क्यों और कैसे। इसका अगर एग्जांपल लें तो इस एग्जांपल को बिल्कुल सिंपल वे में समझाने का ट्राई करूँगा। तो क्वेश्चन क्या आया फर्स्ट माइंड में, व्हाई एन एप्पल फॉल्स। क्या क्वेश्चन आया, व्हाई एन एप्पल फॉल्स।
जो सेब है आपका, एप्पल है, हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है? किसी भी चीज़ को ऊपर फेंके तो हमेशा नीचे ही क्यों आती है? तो सबसे पहले साइंटिस्ट के माइंड में ये क्वेश्चन आया, व्हाई एन एप्पल फॉल्स। तो इसका आंसर किसने दिया स्टूडेंट्स? आप सभी जानते हैं इसका आंसर किसने दिया? इसका आंसर दिया आइजैक न्यूटन ने, और उन्होंने कहा कि देयर इज़ एन ग्रेविटेशन, देयर इज़ एन व्हाट? ग्रेविटेशन। कि जो गुरुत्वाकर्षण होता है, एक ग्रेविटेशन होता है, ग्रेविटेशन के कारण किसी भी चीज़ को जब ऊपर फेंका जाता है तो वो वापस कहाँ आ जाती है? नीचे आ जाती है। तो ड्यू टू द ग्रेविटेशन एनी ऑब्जेक्ट विल कम बैक टू द अर्थ। तो ग्रेविटेशन का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था न्यूटन ने। और आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूटन साहब ने जो ग्रेविटेशन का जो कॉन्सेप्ट दिया था ये तभी दिया था, जैसे आज कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना के टाइम से करीबन 2-3 महीने तो हमें यहाँ पर लॉकडाउन लगा रहा। तो न्यूटन के टाइम पर एक महामारी फैली हुई थी जिसका नाम था प्लेग। तो उस टाइम भी करीबन 2-3 महीने का इनको लॉकडाउन दिया गया था, और एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कॉलेज स्टूडेंट थे। तब इन्होंने घर पर बैठकर उस लॉकडाउन के टाइम का सही यूज़ करके ग्रेविटेशनल लॉ को इन्होंने प्रोड्यूस करा, इन्होंने बनाया, इसकी इन्वेंशन करी। ओके, सो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि एप्पल नीचे क्यों गिरता है? तो आंसर आया ग्रेविटेशन के कारण। ग्रेविटेशन का मतलब होता है हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। पृथ्वी जो रहती है सारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, इसलिए वो नीचे गिरता है। ठीक है साहब। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा, हाउ द ग्रेविटेशन और ग्रेविटी वर्क्स। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा स्टूडेंट्स हमने कि हाउ द ग्रेविटी वर्क्स, जो ग्रेविटी होती है वो काम कैसे करती है। पहला क्वेश्चन तो ये था कि भाई साहब नीचे क्यों गिरता है, आंसर आया ग्रेविटेशन। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा हाउ द ग्रेविटी वर्क्स, ग्रेविटी काम कैसे करती है भाई साहब, है ना। इस टाइम पर न्यूटन के टाइम पर हमको ये तो पता था कि ग्रेविटेशन क्या होता है, बट वी डोंट नो हाउ इट इज़ वर्क, बट ये पता नहीं था कि काम कैसे करता है। तो इसका आंसर आया, इसका आंसर दिया साहब, किसने दिया इसका आंसर? वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट एंड जीनियस, आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने इसका सबसे पहले आंसर दिया था कि ग्रेविटी काम कैसे करती है। आपको पता होगा कि ये अर्थ है हमारा, अर्थ के ऊपर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है तो वापस वो अर्थ के ऊपर लौट आता है। क्यों लौट आता है? इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट तो है नहीं। तो फिर अर्थ इस एप्पल को नीचे की ओर कैसे खींच लेती है, मतलब कैसे फोर्स लगा लेती है। जैसे देखिए यहाँ पर ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर मुझे आगे डिस्प्लेस करना है तो सिंपली इसको पुश करना पड़ेगा, मतलब फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब इसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा। तो क्या अर्थ इस एप्पल को नीचे गिराने के लिए इसके कांटेक्ट में आई? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। उसी तरह से जैसे मून पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो मून और अर्थ के बीच में कुछ भी नहीं है। तो फिर अर्थ मून को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करके रखती है? वहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो इसका आंसर देने के लिए आइंस्टाइन ने कहा, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, आइंस्टाइन ने कहा कि जो हमारा स्पेस होता है स्टूडेंट्स, हमारा स्पेस होता है, अगर पृथ्वी के बाहर देखें तो जो एम्प्टी स्पेस है, खाली अंतरिक्ष है, तो जो स्पेस है, जो भी मैसिव ऑब्जेक्ट होते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट? मैसिव ऑब्जेक्ट। तो जितने मैसिव ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब जो बहुत भारी ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे सन अर्थ से कहना कितने गुना भारी है। तो जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो मैसिव ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, जो एम्प्टी स्पेस होता है सब, एम्प्टी स्पेस, उस स्पेस को क्या कर देते हैं? बेंड कर देते हैं। क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स? बेंड कर देते हैं, बेंड या फिर कर्व्ड कर देते हैं। ठीक है। और इस बेंड या कर्व के कारण ही कोई ऑब्जेक्ट उसके चारों ओर घूमता है, या फिर इस तरह से ग्रेविटी वर्क करती है। जैसे यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, ये हमारा खाली स्पेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसके ऊपर कोई मैसिव ऑब्जेक्ट आ गया, जैसे सन आ गया, तो जैसे ही सन इस स्पेस के ऊपर आएगा तो स्पेस अब आपका फ्लैट नहीं रहेगा, ये स्पेस आपका कर्व हो जाएगा, कर्व लिए हुए हो जाएगा। तो आपका जो सन है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा यहाँ पर। और ध्यान से देखें, अगर अर्थ आपका यहाँ पर है तो अर्थ आपका इस तरह से चारों ओर घूमने लगेगा स्टूडेंट्स। तो आया आपको समझ में? तो ग्रेविटी इस तरह से काम करती है। तो देखें यहाँ पर ध्यान से क्या हुआ, हमने 2 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन, व्हाई द नेचर इज़ वर्किंग इन दिस फैशन, नेचर इस तरह से कैसे काम करता है,
क्यों काम करता है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा हाउ द नेचर इज़ वर्किंग, नेचर काम कैसे करता है स्टूडेंट्स। तो इन दोनों के क्वेश्चन के आंसर हमने एक थ्योरी को लेकर दिए कि ग्रेविटेशन, एप्पल नीचे क्यों गिरता है, ग्रेविटेशन के कारण। ठीक है भाई साहब। बाद में लेट उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि ग्रेविटी वर्क कैसे करती है, तो ग्रेविटी वर्क करती है, आइंस्टाइन ने कहा जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो स्पेस टाइम को बेंड कर देते हैं, या बेंड की जगह एक अच्छा वर्ड यूज़ करते हैं अपन इसको यहाँ पर, डिस्टोर्ट। डिस्टोर्ट का मतलब होता है विकृत करना। क्या करना है स्टूडेंट्स, विकृत। ध्यान से देखो, पहले फ्लैट था बट अब फ्लैट है क्या, अब इसे कर्व्ड हो गया है, और कर्व के ऊपर जब भी कोई ऑब्जेक्ट आएगा इस तरह से राउंड राउंड करते हुए नीचे चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से राउंड करने लगेगा। तो यहाँ पर ये स्पेस टाइम के बेंड के कारण ग्रेविटी वर्क करती है। तो आइए स्टूडेंट्स, हमने शुरू में समझा कि फिजिक्स क्या है। अब हम देखने वाले हैं कि इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखना चाहते हैं कि हम 12th में क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट वी लर्न इन फिजिक्स, व्हाट वी लर्न इन 12th क्लास, वी हैव टू फर्स्ट टेक अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू दैट। स्टूडेंट्स, अब हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं 12th फिजिक्स में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, सारी चीज़ों का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो आइए देखते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू 12th फिजिक्स। ठीक है, तो हमने क्या करा है, 12th फिजिक्स को कुछ पार्ट्स में बांट रखा है। मेनली हमने 12th फिजिक्स को 3 पार्ट्स में बांटा है। फर्स्ट पार्ट को हम देखें तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट को हमने लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। पता है समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ये हमारी 12th फिजिक्स का करीबन 50% कवर करता है। तो इसके अंदर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में देखा जाए तो करीबन 8 चैप्टर्स आते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको 1st to 8th चैप्टर तो केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही पढ़ना है। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है सर, ये इतना बड़ा वर्ड लिख दिया आपने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है। तो अब हम इसे देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, नॉर्मली अगर आप देखें आसपास जितना भी मैटर होता है, मैटर मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं वो बताइए किससे मिलकर बनी होती है। नॉर्मल सी बात है, वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होगी। ठीक है, तो जितनी भी मैटर होता है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। मॉलिक्यूल किससे मिलकर बने होते हैं, नॉर्मल सी बात है, मॉलिक्यूल एक या एक से ज़्यादा एटम से मिलकर बने होंगे। स्टार्टिंग में सोचा जाता था कि जो एटम हैं वो इनडिविजिबल हैं। इनडिविजिबल का मतलब है एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, मगर बाद में गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड ने 1911 में किया, उसके बाद में मालूम पड़ा कि एटम एक इनडिविजिबल नहीं है। इसका मतलब एटम को भी तोड़ा जा सकता है। और आपको पता है कि एटम को अगर अपन एटम को तोड़ें तो एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। आपको ये भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इनको हम ग्रेट डिटेल में पढ़ने वाले फर्स्ट चैप्टर के अंदर। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता। तो आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, अगर इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो बताइए क्या बनेगा। तो आप बोलेंगे इस एटम के पास केवल एक प्रोटॉन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये एटम कौन सा चार्ज हो गया है, इस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है, इस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये एटम कौन सा था जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसे एटम है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, और उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। तो हाइड्रोजन के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो केवल एक पॉजिटिव चार्ज बचता है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब बोलेंगे हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ गया है, चार्ज। बस यही पकड़िए, क्या आ गया है, चार्ज। तो ये जो चार्ज है, ये चार्ज भी ही पूरा आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो आइए हम देखते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज के बारे में बेसिकली हमें पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, चार्ज क्या है, या तो किसी एटम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और किसी एटम के अंदर अगर कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो चार्ज होता है, इस चार्ज की कैटेगरी के ऊपर ही हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कुछ पार्ट में बांट रखा है। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर ये जो चार्ज है, मान लेते हैं इस चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। ओके स्टूडेंट्स, हम क्यू से चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये चार्ज रेस्ट में है, किस में है स्टूडेंट्स,
रेस्ट में, रेस्ट में मतलब आराम से बैठा हुआ है, चल नहीं रहा। तो ये चार्ज क्या करता है, ये चार्ज उसी तरह का बिहेव करता है जैसे एक मैग्नेट करता है। तो देखिए ध्यान से, मैग्नेट क्या करता है आसपास, जैसे एक मैग्नेट रखा हुआ है, ये जैसे मैग्नेट रखा हुआ है आपका, और इस मैग्नेट के आसपास कुछ रीजन होता है जहाँ तक इसका इन्फ्लुएंस होता है। एक मैग्नेट जिसके आसपास कुछ रीजन होता है जहाँ तक इसका क्या होता है, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मतलब इसका प्रभाव होता है। जैसे ये इसका एक रीजन है, वो इस रीजन के अंदर इसका प्रभाव रहेगा। और जैसे ही इस रीजन के अंदर एक छोटी सी अगर आप आयरन की निकल ले जाएंगे तो आयरन की निकल को क्या कर लेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा। और इस रीजन के बाहर रखेंगे तो अट्रैक्शन बहुत कम होगा। तो एक मैग्नेट क्या करता है, अपने चारों ओर के रीजन में कुछ प्रोड्यूस करता है, उसको हम बोलते हैं फील्ड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम उसको फील्ड। आई नो ये नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, अभी हम केवल ओरली देख रहे हैं इसको, फिर बाद में ब्रीफली डिस्कस करेंगे इन चीज़ों के बारे में। तो एक मैग्नेट अपने चारों ओर के क्षेत्र में, चारों ओर के रीजन में एक इन्फ्लुएंस पैदा करता है। उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, फील्ड। और ये मैग्नेट ने प्रोड्यूस करी है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको हम, मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरह से देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, एक चार्ज है तो वो चार्ज भी क्या करेगा, अपने चारों ओर एक इन्फ्लुएंस पैदा करेगा। मतलब इसका भी एक कुछ क्षेत्र होगा, जिस क्षेत्र के अंदर अगर दूसरा चार्ज आएगा या तो उसको अट्रैक्ट करेगा या फिर उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो एक चार्ज के आसपास भी कुछ फील्ड होती है, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने यहाँ पर देखा कि जब कोई चार्ज रेस्ट में रहता है तो वो अपने आसपास कौन से फील्ड जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की पूरी स्टडी होती है, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो पहली ब्रांच क्या हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सबसे पहले आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट अपने को क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जब यही चार्ज, ध्यान से देखिए यहाँ पर, जब यही चार्ज आपका अभी रेस्ट में था तो अपने आसपास कुछ फील्ड जनरेट कर रहा था जिसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की पूरी स्टडी, और इस चार्ज जब रेस्ट में रहता है तो उसकी पूरी स्टडी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। स्टैटिक का मतलब ये होता है रेस्ट में रहना, चार्ज इज एट रेस्ट। अब देखते हैं, जब सेम चार्ज, आपका जो सेम चार्ज क्यू है, जब वो चलने लगे, क्या होने लगे, चलने लगे, मतलब ये मूव करने लगे कुछ वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जब चार्ज फ्लो होने लगेगा, चलने लगेगा, तो क्या प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट्स, करंट। क्या प्रोड्यूस होगा, करंट। तो इसके बाद में ये चैप्टर हम पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। शायद आपने 10th में थोड़ा बहुत इससे पढ़ा होगा, ओम्स लॉ, इसके बारे में। तो जब सेम चार्ज अब रेस्ट में नहीं है, अभी चल रहा है कुछ वेलोसिटी से, तो ये जब कोई चार्ज फ्लो होते हैं तब हम बोलते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है। तो इसकी पूरी स्टडी होगी करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इसमें आपका चैप्टर फर्स्ट आएगा, चैप्टर सेकंड आएगा। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ये चैप्टर थर्ड होगा आपका। इसी के बाद थर्ड देखते हैं इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हमने कुछ पार्ट में बांट रखा है। फर्स्ट पार्ट देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड पार्ट देखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या होगा स्टूडेंट्स, जब यही चार्ज चल रहा है सेम, जब यही चार्ज कुछ वेलोसिटी से चल रहा है, सेम वेलोसिटी से चल रहा है, तो एक करंट तो प्रोड्यूस कर ही रहा है। जब कोई चार्ज चलता है तो करंट तो प्रोड्यूस करता है, साथ में ये उसी तरह बिहेव करता है जैसे एक मैग्नेट बिहेव करता है। बिल्कुल, ये इंटरेस्टिंग है बहुत कि एक चार्ज मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव कर सकता है। मैग्नेट और चार्ज तो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, मगर जब एक चार्ज कुछ वेलोसिटी से चलता है तो अपने आसपास कौन सी फील्ड जनरेट करता है, जैसे मैग्नेट करता था। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड की पूरी स्टडी होगी हमारे इसमें मैग्नेटिज्म में। किस में स्टडी होगी स्टूडेंट्स, मैग्नेटिज्म में। तो हमने स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अभी तक 3 पार्ट में बांट लिया। जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो उसको हम पूरा पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। जब चार्ज जो रहेगा आपका मूव करेगा कुछ वेलोसिटी से, तो इसको हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। जब चार्ज फ्लो करने लगते हैं तो करंट बहता है, नॉर्मल से बोलते हैं हम करंट आ रहा है, तो करंट आ रहा है तो मतलब क्या आ रहे हैं, चार्ज आ रहे हैं। और जब चार्ज चलेगा तो अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये उसी तरह का बिहेव प्रोड्यूस करता है जैसे एक मैग्नेट करता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड की पूरी स्टडी होती है मैग्नेटिज्म में। किस में होती है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिज्म में।
आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने जो अर्थ हैं वो अर्थ भी किसी एक्सिस के अबाउट घूमती है, इस एक्सिस के अबाउट वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। तो अर्थ भी अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, अर्थ का भी अपना मैग्नेटिज्म होता है, ठीक है। ये सारी स्टडी हम मैग्नेटिज्म में करने वाले हैं, ओके। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी आपने देखा होगा करंट भी दो टाइप का होता है, एक होता है डीसी करंट, एक दूसरा होता है एसी करंट, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो डीसी डायरेक्ट करंट को करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे और ऐसे जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको बाद में आने वाली ब्रांच में पढ़ेंगे। आइए स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, और इसके बाद में हम देखते हैं जब सेम चार्ज, यही चार्ज अब एक्सेलरेट कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। जब सेम चार्ज एक्सेलरेट करे, एक्सेलरेट का मतलब पता है ना आपको, एक्सेलरेशन का मतलब सिंपल सा होता है जब उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाए। तो जब कोई चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो क्या होगा, रेस्ट में रहता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता था, चलता था तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो अब तो एक्सेलरेट कर रहा है तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि जब तक चार्ज रहेगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, चार्ज चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी। मगर जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी और मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी। और साथ ही आपने सुना होगा जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है, मोबाइल से कुछ रेडिएशन निकलते हैं, है ना, उन रेडिएशन को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या नाम देते हैं हम उन्हें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जो चार्ज एक्सेलरेट करता है तो ये आसपास रेडिएशन इमिट करता है, रेडिएशन मतलब कुछ तरह की तरंगे निकालता है, कुछ वेव्स को इमिट करता है, निकालता है अपने इसमें से। उन तरंगों, उन वेव्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये अपने आस में से क्या निकालेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कुछ रेडिएशन इमिट करता है। जैसे ध्यान से देखें, पुराने टाइम में रेडियो चलते थे, हालांकि अभी भी चलते होंगे। तो रेडियो में से कैसे होता है, रेडियो में से कुछ वेव्स निकलती हैं, उन वेव्स को भी हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपका माइक्रोवेव, आपको जो माइक्रोवेव ओवन होता है उसमें से भी कुछ वेव्स निकलती है, उनको हम बोलते हैं माइक्रोवेव। वो माइक्रोवेव भी किस कैटेगरी में आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप ध्यान से देखें, अभी जो आपको लाइट दिख रही है वो लाइट भी किस कैटेगरी में आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये सारी जितनी भी वेव्स हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, आपने सुना होगा अल्ट्रावायलेट रेज भी किस में आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इस सारी स्टडी को हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। तो देखें स्टूडेंट्स, हमने अभी तक इसको 4 पार्ट में बांट लिया है। जब चार्ज रेस्ट में रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी की जाएगी। जब चार्ज मूव करेगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में उसकी स्टडी की जाएगी। जब सेम चार्ज वेलोसिटी से मूव करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, और साथ में अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। जब एक्सेलरेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। इसलिए इसका कंप्लीट नाम हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं। एक छोटा सा टॉपिक और आता है इसके बाद में, यहाँ पर इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड इसमें हम पढ़ेंगे एसी, अल्टरनेटिंग करंट। तो 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो 8 चैप्टर है हमारे, तो उसको हमने कितने पार्ट में बांटा, फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकेंड पार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड पार्ट मैग्नेटिज्म, फोर्थ पार्ट इसको दे देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड फिफ्थ पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो लास्ट वाला पार्ट क्या है, लास्ट वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने देखा होगा जनरेटर कैसे काम करते हैं, जनरेटर को जिस तरह से घुमाते हैं और उसमें से करंट प्रोड्यूस होता है, तो जनरेटर कैसे काम करते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं अधिकतर उसमें ये फिनोमेना यूज़ होता है। मोटर कैसे काम करती है आपकी, तो ये सारी चीज़ें जो काम करने का जो तरीका है, प्रिंसिपल है, वो हम EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर पढ़ने वाले हैं। और इसके अंदर जो अल्टरनेटिंग करंट है ना, अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जो हमारे घर में आ रहा है, घर में जो सप्लाई आ रही है वो अल्टरनेटिंग करंट है, वो डायरेक्ट करंट नहीं है। आपका जो सेल होता है, सेल के अंदर कौन सा करंट आता है, डीसी करंट। जब सेल को कनेक्ट करते हैं तो वो डीसी करंट सप्लाई करता है, मगर जो घर में सप्लाई आती है वो कौन सी आती है, अल्टरनेटिंग करंट की। तो पहला पार्ट देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 5 पार्ट में बांट लिया, पाँचों पार्ट की स्टडी करना है, 8 चैप्टर है।
अब सेकंड पॉइंट देखने वाले हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने जो पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 5 पार्ट में हमने जो बांटा था, उसके बाद में हम पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट। हमने जैसा कि आपको बताया कि 12th के फिजिक्स को हमने 3 पार्ट में बांटा है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सेकंड इज ऑप्टिक्स। तो सेकंड पॉइंट को देखते हैं। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स इज सिंपली स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स किसकी स्टडी है? स्टडी ऑफ लाइट। लाइट की स्टडी है ये कौन सी लाइट है? वही जो सन से आती है आपके पास में, ये सनलाइट की स्टडी है और इसके फिनोमिना। अब ध्यान से देखें, जब ये सनलाइट किसी सरफेस या किसी मिरर के ऊपर पड़ती है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। जब सेम लाइट आपके पानी के ऊपर, पानी सरफेस के ऊपर पड़े तो पानी सरफेस पर आपको मालूम है जब लाइट पड़ती है तो पानी के अंदर थोड़ी सी मुड़ कर चली जाती है, मतलब बेंड हो जाती है। जब यही लाइट किसी स्पेशल कंडीशन के अंदर एटमॉस्फेयर में आ जाए तो रेनबो बना देती है, इंद्रधनुष जो 7 कलर्स का होता है। और यही 7 लाइट, यही जो लाइट है आपकी, अगर प्रिज्म पर पड़ जाए तो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। तो ध्यान से देखें, एक लाइट कितने अलग अलग तरह के फिनोमेना को बनाती है, कितनी अलग अलग चीज़ें बनाती है, कितनी वेराइटीज़ को बनाती है। तो इन सारी वेराइटीज़ की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। तो नॉर्मली लाइट को क्या माना जाता है? लाइट को 2 पार्ट में माना जाता है। पहले लाइट को शुरू में अगर अपन रे माने, क्या माने इसको? लाइट को रे मतलब सीधी एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, दूसरे पॉइंट पर सीधे स्ट्रेट लाइन में जाती है। और लाइट को अगर वेव माने, लाइट क्या एक वेव है जिसका क्या होगा? जिसके पास वेवलेंथ होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो लाइट को 2 माना जाता है। कभी कभी लाइट को रे मानते हैं, कभी लाइट को वेव मानते हैं। तो लाइट को रे मानकर जो स्टडी की जाती है उसको हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं उसे? रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में क्या है? सिंपली लाइट को क्या माना गया है? रे, कि एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और दूसरे पॉइंट पर जहाँ पर जाती है और सीधी स्ट्रेट लाइन में चलती है। और दूसरे में क्या माना गया? लाइट को माना गया वेव। क्या माना गया? वेव। तो वेव से लाइट को वेव मानकर जब स्टडी की गई तो उसको कहा गया वेव ऑप्टिक्स। तो हमारा जो ऑप्टिक्स पढ़ना है, हमें 2 चैप्टर में पढ़ना है, एक रे ऑप्टिक्स पढ़ना है और एक वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है। तो बेसिकली आपको मोटा मोटा मैंने बता दिया है कि रे ऑप्टिक्स में लाइट को रे मानकर स्टडी की जाएगी, वेव ऑप्टिक्स में लाइट को वेव मानकर स्टडी की जाएगी। इसके बाद में जो थर्ड पार्ट आता है स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में हमने जो बांटा है 12th फिजिक्स को, 12th फिजिक्स का जो थर्ड पार्ट आता है उसको बोलते हैं हम मॉडर्न फिजिक्स। क्या कहते हैं हम स्टूडेंट्स को? मॉडर्न फिजिक्स। तो ये मॉडर्न फिजिक्स क्या है? तो मॉडर्न फिजिक्स कोई चैप्टर का नाम नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स ये है, मॉडर्न मतलब नया फिजिक्स। ये नया फिजिक्स कौन सा है? जो लेट 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, मतलब 1905 के बाद में जो फिजिक्स स्टार्ट हुआ था, जिसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, जिसमें नई नई रिसर्चेज स्टार्ट हुई, तो उस फिजिक्स को हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, केवल एक छोटा छोटा इंट्रोडक्शन दे रखा है जो हमें चैप्टर नंबर 11 या 12 से स्टार्ट होता है। तो मॉडर्न फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है हमें मॉडर्न फिजिक्स में ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट या रेडिएशन। तो ड्यूल नेचर, ड्यूल का मतलब होता है 2, नेचर 2 तरह होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, किसके? लाइट के। तो ड्यूल नेचर ऑफ लाइट के अंदर पढ़ना है कि लाइट को ड्यूल नेचर माना गया, मतलब लाइट को 2 तरह से माना गया। कुछ साइंटिस्ट जब स्टार्टिंग में, न्यूटन के पहले भी कोपरनिकस टाइप के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने लाइट को क्या माना? पार्टिकल माना। लाइट को पार्टिकल माना और इस पार्टिकल का नाम था फोटोन। क्या नाम था इसका? फोटोन। कुछ साइंटिस्ट ने लाइट को पार्टिकल ना मानकर लाइट को क्या माना? वेव माना। क्या माना? वेव माना। तो ऐसे भी बहुत साइंटिस्ट थे, तो हमें एक के बाद एक पढ़ना है। पहला साइंटिस्ट आया, उसने कहा कि लाइट एक पार्टिकल है, जो जिसका नाम क्या है? फोटोन है। फिर दूसरा है, उसने कहा लाइट वेव है। फिर आया लाइट पार्टिकल है, वेव, लाइट पार्टिकल, वेव। इस तरह की लड़ाई चलती रही। वो लास्ट में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था, शायद आपने सुना होगा, डी ब्रोगली। उन्होंने कहा कि लड़ो मत, लाइट दोनों है, लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है। तो ये पूरी स्टडी हमें करना है ड्यूल नेचर ऑफ लाइट के अंदर। इसकी एक मज़ेदार जो कहते हैं लड़ाई है साइंटिस्ट के बीच में, उनकी सोच को लेकर। एक ये मानते थे, दूसरा ये मानते थे, और जो एक्सपेरिमेंट किए गए, जो एक्सपेरिमेंट जिस चीज़ को सपोर्ट करता था फिर उसको ज़्यादा माना जाता था। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपको क्या पढ़ना है? नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है एटम।
किसके बारे में पढ़ना है, एटम्स के बारे में। तो इसमें हम एटम का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं और नॉर्मली हम किसके बारे में पढ़ेंगे इसमें, हाइड्रोजन एटम्स के बारे में, जो एक सिंपलेस्ट एटम होता है हाइड्रोजन एटम, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या क्या होता है, किस तरह से ऑर्बिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं उसके अंदर क्या एनर्जी लेवल होता है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर एटम के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में एक पढ़ना है हमें न्यूक्लियाई। क्या पढ़ना है, न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्या है, एटम से छोटा, एटम के अंदर जो होता है। तो न्यूक्लियाई के अंदर हमें पढ़ना है न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं, उसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं और किस तरह से डीके होते हैं। इसके अंदर मेन पढ़ना है आपको डीके। क्या पढ़ना है आपको, डीके। अब ये डीके क्या होता है, डीके सिंपली एक आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछूं क्या न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, क्या न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है, तो आपका आंसर होगा नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन तो बाहर उसके चारों तरफ घूमता है। मगर ध्यान से देखा जाए इस डीके के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रॉन टूट कर, हाँ बिल्कुल सही, आपने सोचा कि एटम को नहीं तोड़ा जा सकता, मगर बाद में मालूम पड़ा कि एटम को तोड़ा जा सकता है। एटम के अंदर भी 3 पार्टिकल होते हैं, फिर बाद में कहा गया कि जो पार्टिकल होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उनको भी तोड़ा जा सकता है। तो एक न्यूट्रॉन क्या होता है, टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन बनाता है, साथ में एक प्रोटॉन बनाता है। इस तरह का डीके, इसको बोलते हैं डीके, बीटा डीके के अंदर पढ़ना है हमें कि न्यूट्रॉन टूट कर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बना सकता है। तो ये पूरा न्यूक्लियस के अंदर हम स्टडी करेंगे। इसके बाद में जो चैप्टर है वो चैप्टर हमें पढ़ना है सेमीकंडक्टर। उस चैप्टर का नाम क्या है हम स्टूडेंट्स, सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर क्या है सर ये, अच्छा आपने कंडक्टर के बारे में पढ़ा है। कंडक्टर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में इसमें से आसानी से फ्लो करने देते हैं, मतलब जो चार्जेस को आसानी से फ्लो करने देते हैं उसको बोलते हैं कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होते हैं, जो चार्ज को फ्लो नहीं होने देते हैं, जैसे रबर एक इंसुलेटर है, मगर दोनों के बीच की प्रॉपर्टी जो रखता है उसे कहते हैं सेमीकंडक्टर। जो ना तो कंडक्टर है ना इंसुलेटर है, उसके बीच का इसे कहते हैं सेमीकंडक्टर। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका इंपॉर्टेंस ये कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं, और आपने एक एलिमेंट्स पढ़ा होगा, उस एलिमेंट्स को बोलते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये जो 2 एलिमेंट हैं, इन दोनों एलिमेंट की स्टडी की गई, इनके अंदर इम्प्योरिटी मिलाई। क्या मिलाई स्टूडेंट्स, इम्प्योरिटी मतलब होता है कुछ दूसरे एलिमेंट्स मिलाना, है ना, इम्प्योरिटी मिलाना। तो इसमें कुछ दूसरे एलिमेंट मिलाए और दूसरे एलिमेंट मिलाकर उन्होंने पाया कि ये जो दोनों होते हैं इनकी कंडक्टिविटी होती है, जो चार्ज को फ्लो होने देते हैं या नहीं देते हैं, ये चार्ज को फ्लो अपने इसमें से बहुत ज़्यादा होने देते हैं। इनकी कंडक्टिविटी बहुत बढ़ गई थी और इसको देखकर इसका जो एप्लीकेशन उन्होंने बनाया, इसके बाद में उन्होंने बनाए इससे ट्रांजिस्टर। क्या बनाए स्टूडेंट्स, ट्रांजिस्टर। शायद आपने नाम सुना होगा, ट्रांजिस्टर बने। और ये ट्रांजिस्टर क्या करते हैं, आप देखें आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, आपका पीसी है, ये सब इसमें लगे रहते हैं, सब के अंदर ये ट्रांजिस्टर काम करते हैं, ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं। जैसे आपका माइंड होता है, अपने दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स अपने दिमाग में काम करते हैं, उसी तरह से लैपटॉप और मोबाइल के अंदर काम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर, है ना, ये इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। तो ट्रांजिस्टर बनाए गए हैं, जो आज मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसका बेस है। तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स भी मॉडर्न फिजिक्स का एक पार्ट है। तो मॉडर्न फिजिक्स में हमें ये चैप्टर कवर करना है, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, एटम, न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ स्टूडेंट्स आपको, ये सारी माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है ऐसी चीज़ों की स्टडी है जो दिखते नहीं हैं, है ना। आप एटम को नहीं देख सकते, आप न्यूक्लियस को नहीं देख सकते, आप न्यूट्रॉन को नहीं देख सकते, तो ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। एज वी गो इन द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड द थिंग्स आर बिकम ड्रामेटिक। जो चीज़ें होती है वो अलग होने लगती हैं। जैसे आपने 11th के अंदर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं, F=ma, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लगाएं तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब वही इक्वेशन F=ma आप एटम के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट अप्लाई F=ma इक्वेशन इन एन एटम। ओके स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये जो मॉडर्न फिजिक्स था, इसका फाउंडेशन जो था बिल्कुल एक अलग ही फिजिक्स था। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे जैसे हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जाते हैं चीज़ें अलग होने लगती है, उनके लिए हमें एक नई थ्योरी चाहिए, नया फिजिक्स चाहिए। और इस फिजिक्स को हम कहते हैं, जो नया फिजिक्स आया, नया फिजिक्स डेवलप किया गया, उस फिजिक्स को कहा जाता है
क्वांटम फिजिक्स। क्या कहा गया जाता है स्टूडेंट्स? क्वांटम फिजिक्स। ये शायद बहुत खतरनाक फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स। इसे आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में स्टडी करेंगे, बट बेसिकली आपको ये वर्ड एनकाउंटर होगा जब आप किसी अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, तो उसके अंदर बार बार आता है क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था 12th फिजिक्स को लेकर। तो 12th फिजिक्स में हम 3 पार्ट कवर करने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें हम चार्ज की स्टडी करेंगे और बहुत सारी चीज़ों की स्टडी करेंगे जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। दूसरा पॉइंट स्टडी करेंगे हम ऑप्टिक्स, जो स्टडी ऑफ लाइट होगी। और मॉडर्न फिजिक्स, जो बाद का नया जो फिजिक्स आया उसका एक छोटा छोटा इंट्रोडक्शन लेंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अगेन welcome to all the students in this microscopic journey of physics. Thank you.